नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे लेवल 2 के वीक में लास्ट के 3 दिन मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो हमने लेवल 2 के मॉक टेस्ट करना शुरू कर दिया है। आज जो हमारा ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर वैसे तो हमारा 23 नंबर रहने वाला है, लेकिन लेवल 2 का जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो लेवल 2 का मॉक टेस्ट नंबर 3 रहने वाला है। आज के इस मॉक टेस्ट में हमने वही अपने 40 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 40 क्वेश्चन में हम करेंगे कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट है कि हम अपने मेन एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स की गारंटी अपनी अचीव कर पाए। यानी हम अपने मेन एग्ज़ाम में यूपीएसआई का जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें हम मैथ के सेगमेंट में अपने पूरे में से पूरे नंबर अचीव कर पाए, ये हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने लेवल 2 की सीरीज़ शुरू करी है, जिससे हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिससे आपको लगे कि हाँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर हमारे एग्ज़ाम में आ गया तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और अपने मॉक टेस्ट नंबर, आप सभी लोग जानते हैं मॉक टेस्ट नंबर 23 हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से एक बार समझेंगे। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, माइनस के 3 का घात को 3 की क्या घात रखनी चाहिए जिससे हमारा माइनस के 2187 प्राप्त हो। करने के लिए कितना करना पड़ेगा, मतलब उस 3 की घात हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस के 3 की घात हमें क्या करनी पड़ेगी जिससे हमारे पास जो आंसर प्राप्त हो वो माइनस के 2187 प्राप्त हो। ठीक है, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही आपको? क्वेश्चन करने की कोशिश करना और ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप ये जान पाओगे कि क्वेश्चन के आंसर 2 तो बिल्कुल ही गलत हैं और बाकी 2 एकदम हम उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, माइनस के 3 की पावर की, तो आप ये आसानी से जानते होंगे, अगर मैं माइनस की पावर विषम करता हूँ, विषम, अगर मैं इसकी कोई भी पावर विषम करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, वो मेरे पास आएगा दोस्तों कितना, वो मेरे पास माइनस में ही निकल के आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आप मुझे बताइए, घात तो माइनस में हो नहीं सकती, अपोन में तो हो ही नहीं सकती, तो ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमारा आंसर माइनस के साथ भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं माइनस के 5 की। आप लोग जानते होंगे कि 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। और अगर मैं 3 की पावर 5 की बात करता हूँ, 3 की पावर 5 की बात करता हूँ, तो इसका जो मान होता है वो होता है आपके पास 243। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 2 की पावर 3 की पावर 5 से 243 आ रहा है, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2187, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन बच जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी है, और वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि माइनस के 3 की पावर अगर मैं 7 करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल के आता है वो माइनस के 2187 निकल के आता है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझेंगे। आपको बताना है 307 के द्वारा गठित सभी संभव 3 अंकों की संख्या प्राप्त करने का उपयोग करके केवल एक बार होता है, मतलब सभी संख्याओं का केवल एक बार क्या होता है, उपयोग होता है, उसका हमें योग बताना। इसमें लिखा हुआ नहीं है, हमें योग बताना है इनका। हमें क्या बताना है, हमें योग बताना है, यानी कि सम बताना, सम क्या आएगा। तो ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए, देखो ये तो 3 संख्याएं हमारे पास, 3 है, 0 है और 7 है। इन 3 अंकों का यूज़ करके हमें कितनी संख्या बनानी, हमें संख्याएं बनानी है। और उन संख्याओं का ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी संख्या है उसका 2 बार यूज़ ना हो। और ध्यान ये भी रखना है कि संख्या हमारी 3 अंकों की बननी चाहिए। अब मुझे बताइए, 3 अंकों की सबसे इसमें से छोटी संख्या क्या होगी? आप बोलोगे भैया 307 होगी। उसके बाद संख्या क्या आएगी, उसके बाद आएगी 370 आएगी। उसके बाद अगर मैं जीरो स्टार्टिंग में लेके आता हूँ तो वो 2 अंक की संख्या हो जाएगी, यानी कि जीरो से कोई भी संख्या शुरू नहीं होगी। यानी इससे अगली संख्या क्या हो सकती है? आप बोलोगे भैया 7,
3 0 हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकती है, आप बोलोगे 7 0 3 हो सकती है, ये हो सकती हैं। यानी केवल और केवल ये 4 संख्याएं हमारी संभव है, जिससे हमारे 3 अंकों की ये 4 संख्या ही हमारी संभव है। इनका हमें सम बताना है। इनका सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सम हो जाएगा, देखो 3 0 0 आ जाएगा आपके पास, 3 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 और 7 10, 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा, यानी कि बाद में 10 होना चाहिए। 7 और 7 14, ये हमारे पास हो जाएगा 20। यानी मैं कह सकता हूँ 2010 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 2010 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 2010 आएगा, 2011 आएगा ना, 2110 आएगा, क्योंकि हमारे पास एक कैरी जो था उसको भी हमें ऐड करना था। तो ये हमारे पास 2110 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन 3 संख्याओं का उपयोग करके हमें 3 अंकों की ही संख्या हमें बनानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। संख्या 30744 निम्न में से किस एक अंक की संख्या से विभाजित है। मतलब किस संख्या से विभाजित है ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप, एक बार इसको ध्यान से समझेंगे आप, एक बार इसको ध्यान से एक बार समझेंगे। ठीक है, ये संख्याएं जो हमें दी हुई है 30744, ये संख्या हमें दी हुई है। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे आप मुझे बताइए, ये संख्या मेरी 2 से, इन 3 संख्याओं में से इसने बोला है कि एक अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। 0 से लेकर 9 अंक तक संख्या, 9 नंबर तक संख्या हो सकती है एक अंक की। उसने बोला है कि ये संख्या किससे विभाजित है। तो किससे विभाजित है, एक अंक की संख्या से किस से विभाजित है। देखो 0 से विभाजित है, आप ऑप्शन चेक करो, क्या ये 2 से विभाजित है, बिल्कुल है भैया 2 से विभाजित है। 3 से चेक करेंगे तो 7 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 3 से विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ये भी बात ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7, ये 9 से भी विभाजित है, यानी कि पहले से तो सारे से विभाजित है। ठीक है, अब दूसरे आप ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, नहीं, ये संख्या 5 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, 7 को छोड़कर 7 से विभाजित है, देखो 7 चौक 28 आ जाएगा, बचेगा आपके पास 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 या 21 हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 6, और ये हो जाएगा 7 8 56, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 7 8 56 हो जाएगा। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, ये संख्या 7 से ही विभाजित हमारी, ये संख्या 7 से विभाजित है। आप एक बार इसको चेक करके देखो, ये 7 से भी विभाजित है, ये संख्या हमारी क्या है 7 से भी विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास ये संख्या एक तो 5 से विभाजित हमारे पास नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, लेकिन 7 से तो विभाजित है। जब 5 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित है, तो अगला ऑप्शन चेक करो, अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अगला ऑप्शन दिया हुआ केवल 2 3 6 से विभाजित है, नहीं, केवल से भी विभाजित नहीं है। केवल का मतलब क्या है, केवल लगाने के मतलब, ओनली लगाने का मतलब ये है कि बाद जो और अदर अंक होंगे उससे क्या विभाजित नहीं है, बिल्कुल है। ये तो 7 से भी विभाजित है, ये 9 से भी विभाजित है, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, कौन सा, हमारे पास डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और केवल 5 को छोड़कर देखो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से तो विभाजित है ना, 7 को छोड़कर थोड़ी ना, और ये भी नहीं है क्योंकि 7 से भी विभाजित है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करो आप, 5 से विभाजित ना होने के बाद सारी संख्या से विभाजित है। आप मुझे बताइए 4 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल बाद के 4 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 8 से हो जाएगी, बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो पूरी संख्या 5 को छोड़कर सारे अंकों से विभाजित है, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ध्यान से समझेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस के 3 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 8। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले ऑफ क्या किया, हम बोर्ड मास का नियम अगर हम लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल अगर हम लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ऑफ को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखो ध्यान से समझेंगे। अब आप इसको सोल्व करो, तीन इसमें से माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 3 इसमें से माइनस हो जाएगा 5, तो ये 13 बचेगा। यानी हमारे पास बचा 13 और इसके अंदर भी 13 बचे, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे भैया आंसर आ जाएगा एक, ऑप्शन एक, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। आप इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में से 17 जाएगा, 1 बचेगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। फिर इस 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। 15 में से 2 माइनस करेंगे, 15 आएगा। 17 में से कितना माइनस करेंगे? 2, तो कितना आएगा? 15। तो ये माइनस के 15 और 10, तो माइनस के 5 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? माइनस के 5 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? 3321 है। यदि संख्याओं में से एक इतनी है तो दूसरी संख्याओं का एचसीएफ बताना कितना होगा? ओके 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 ओके। इसने बोला कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनखंड है वो कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है दोस्तों 3300 कितना? 3321। हमें पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर कितना होता है? ए इंटू बी होता है। तो ए हमें दिया हुआ है, एक संख्या हमें दी हुई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3321 और गुण बराबर कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 369 मल्टीप्लाई बी। क्या हम यहाँ से बी का मान नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 3 9 27 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगी। ये हमारे पास बी का मान आ जाएगा 9। बी का मान हमारे पास 9 आ जाएगा। अगर हम इसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर हम इसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या बनेगी। देखो 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, 9 अट्ठे 9 छंग 54, 54 और 1 कितना होता है? बोलो 54 और 8 कितने होता है? 62 का 2 हो जाएगा। और 9 27 और 3 हो जाएगा 33। तो हमारे पास बी का मान कितना आ गया? हमारे पास बी का मान आ गया दोस्तों 9। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि यदि संख्याओं में से एक ये है तो उसका एचसीएफ बताना क्या होगा। तो हमारे पास दोनों संख्या निकल के आ गई, दोनों संख्या हमारे पास निकल के आ गई। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम बताना, हमें एचसीएफ बताना। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, हमारे पास एक संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे पास 369 हो जाएगी एक संख्या, और एक संख्या हमारे पास हो जाएगी 9। इसका मुझे एचसीएफ बताना। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ तो 9 ही आएगा भैया, इसका एचसीएफ तो 9 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास 9, यानी कि सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। एक तेल व्यापारी के पास क्रम से 432, 594, 702 लीटर के तेल की 3 किस्तें हैं। किसमें है? मतलब 3 तरीके के उसके पास तेल है, जो एक 432 है और एक 594 है और एक 702 लीटर का है। तेल के अलग से भरने के लिए आवश्यक समान आकार के डिब्बों की संख्या बतानी कितनी होगी। यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका एचसीएफ। हमें बताना है इसका एचसीएफ कितना होगा। बोलो क्या बताना है? बोलो इसका एचसीएफ बताना है क्या होगा। यानी अगर हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि डिब्बों की संख्या कितनी होगी। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 7 की। देखो ध्यान से समझेंगे एक बार, ध्यान से एक बार आप समझेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ की, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूँ, क्योंकि हमें एचसीएफ ही तो चाहिए, हमें एचसीएफ ही तो चाहिए। एचसीएफ जो होगा वो इसके सारों का कॉमन वेक्टर होगा, यानी कि वो संख्या होगी जिसमें जो सबसे कट जाएगी, जो सबको काट देगी। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखो 6 से कट जाएंगी सारी संख्या, बिल्कुल कट जाएंगी। 9 से भी सारी संख्या कट जाएगी, तो 6 9 54 इसका आ जाएगा एचसीएफ आपके पास। यानी कि 59 इसका आ जाएगा आपके पास एचसीएफ। तो आप मुझे बताइए 59 एचसीएफ, 59 एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें जो एक डब्बा लेना है उसमें 54 लीटर भरना है। क्योंकि 54 लीटर इसमें भरेंगे तो ये भी इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 54 लीटर इसमें से भरेंगे ये भी इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये भी इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए। आप इसको डिवाइड करेंगे 54 से कितनी बार जाएगा? 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 54 कम 54, 54 कम 54, 11 बार जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 54 कम 54 आ जाएगा। 54 कितने होते हैं? बोलो
162 होते हैं, यानी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा आपका कितना कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, यानी कि एक हमारे पास डिब्बा चाहिए 8, यानी पहली किस्म के जो हमारे पास तेल है उसके लिए 8 डिब्बे चाहिए, दूसरे के लिए 11 डिब्बे चाहिए और तीसरे के लिए हमारे पास 13 डिब्बे चाहिए। तो टोटल अगर हमसे पूछता कि टोटल कितने डिब्बे चाहिएंगे, तो टोटल अगर हमसे पूछता तो हम इसको ऐड कर देते, अगर हमें इंडिविजुअल पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 168 है, और उनका एचसीएफ कितना है, 12 है। यदि संख्याओं का अंतर क्या है, 60 है, तो संख्याओं का योग बताना। देखो एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम बराबर दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है। अगर एचसीएफ की मैं बात करता हूँ, एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमें बताना क्या है, हमें बताना है दोस्तों कि इनका अंतर कितना हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस एक संख्या को a मान लेता हूं, a, और दूसरी संख्या को अगर मैं b मान लेता हूं, देखो ध्यान से समझेंगे, एक संख्या को मैं a मान लेता हूं, एक संख्या को मैं b मान लेता हूं, तो इसका गुणनफल मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? आप बोलोगे भैया एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर आ जाएगा। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, बोलो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2016। यानी मैं कह सकता हूं ए बी का मान जो हो जाएगा, ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा, उन संख्याओं का जो गुणनखंड होगा वो 2016 होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्या? देखो एक बार ध्यान से समझेंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि a प्लस बी में रहो, a प्लस बी दोनों संख्याओं का अगर मैं योग निकालता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन हम इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आपके पास आ जाएगा 4ab। इतनी बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी? बोलो इतनी बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी? क्या मैं यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों का अंतर दिया हुआ है 60, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 3600 हो जाएगा, और साथ में जो 2000 हमें दिया हुआ है 2016, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौका 64 हो जाएगा, और 2 चौक 8, यानी कि 8064 आ जाएगा। बोलो एक सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 8064 आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्या यहाँ से मैं a प्लस बी का मान निकाल सकता हूँ? a प्लस बी मेरे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कितना? ये हो जाएगा मेरे पास 11664, और 11664 का अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 108। ये मेरे पास आएगा 108, यानी मेरे पास जो a प्लस बी का मान आ गया वो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें दोनों संख्याओं का योग निकालना, और हमसे वही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर दूसरे तरीके से मैं आपको इसको बताऊं, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे बताऊं तो हमें क्या करना होता है? देखो एक बार ध्यान से समझेंगे। अगर आप दूसरे तरीके से चाहो करना तो मैं इसको एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ। आपके पास 68 दिया हुआ है, क्या 68 आपके पास क्या दिया हुआ है? 168 आपके पास दिया हुआ है एलसीएम। अगर मैं इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देता हूँ तो जो मेरे पास संख्या आएगी उसका वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी मेरे पास 14। अब ये जो संख्या है ना 14 दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, ये जो संख्या है, ये जो हमारे पास संख्या है कितनी? 14। इस संख्या को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कितना हो सकता है, आप वो ध्यान रखेंगे। देखो हम क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, अगर मैं 2 4 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4 मेरे पास, और अगर मैं इसका क्या लूँ एचसीएफ से, अगर मैं इसके डिवाइड करूँ तो एचसीएफ के डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, है ना? ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं, 2 आएगा। इसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं, कैसे? हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो सकते हैं इसके, एक तो हो सकता है 1 और 14, और एक हो सकता है आपका 2 और 7। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप चेक करके देख लेंगे क्या इसकी मल्टीप्लाई करके
और इसकी मल्टीप्लाई करके। आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 14 माइनस 1। और आप मुझे बताइए 14 माइनस 1 गुणा कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया ये गुणा हमारे पास कितना आएगा, इनका अंतर और गुणा कितना आएगा, एलसीएम एचसीएफ। तो एचसीएफ से 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 156 आएगा। तो क्या इनका अंतर 156 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यानी कि पहला प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकता हमारे पास। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात चेक करो, दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास कितना 7 गुणा 2, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 7 गुणा 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला फैक्टराइजेशन तो हमारा होगा नहीं, तो ये वाला हमारा क्या करेगा, ये वाला फैक्टराइजेशन हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। अब आप क्या करोगे, आप इससे क्या करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो दो संख्या आ गई हमारे पास, दो संख्याएं कितनी आ गई, एक आ गई 2x, एक आ गई हमारे पास 7। तो आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई इसके एलसीएम से कर दोगे, तो 2 गुणा 12 हो जाएगी और प्लस हो जाएगा 7 गुणा 12। तो आप मुझे बताओगे 12 नंबर कितने होते हैं, 108। तो इनका सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 108। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचत बचा लेता है। यदि बचत उसकी 3288 रुपये, तो ए की मासिक आय बतानी कितनी है। मैं मान लेता हूँ ए की जो मासिक आय है वो 100 रुपये है। उस 100 रुपये में से उसने 24 रुपये किस पे खर्च कर दिए, उसने घरेलू खर्चों पे खर्च कर दिए। 16 रुपये उसने किस पे खर्च किए, 16 रुपये उसने एंटरटेनमेंट पे खर्च किए। और 12 रुपये उसने खर्च किए दोस्तों किस पे, 12 रुपये खर्च किए शिक्षा पे। ओवरऑल उसने कितना रुपये खर्च कर दिया, ये हमें निकालना है। ओवरऑल उसने कितने रुपये खर्च कर दिए, ओवरऑल उसने कितने रुपये, देखो 40 ही हो जाएंगे, 40 और 50 52 रुपये उसने टोटल खर्च कर दिए। यानी कि 52 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड। अब बचा हुआ धन कितना होगा उसका, आप बोलोगे बचा हुआ धन होगा इसका 48 रुपये। यानी अगर हमने 100 यूनिट माना था तो हमारे पास 48 बच गया। अब इस 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 48 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3288। तो हमें 100 का मान निकालना, 100 यूनिट का, 100 यूनिट का हमें मान निकालना। बताओ कितना आएगा। इस 3288 को डिवाइड कर देंगे 48 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आंसर जो आपके पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, बोलो। आप इसको कैलकुलेट करके देखो। देखो आप इसको कैलकुलेट करके 4 अट्ठे 32, 8 अट्ठे 64, तो 8 से तो जाएगा नहीं, 6 से देखो, 8 छंग 48 का 8 और 6 चुक 24 और 6 24 और 4 28 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका सही उत्तर निकल के आएगा मेरे भाई। सही उत्तर क्या निकल के आएगा, आप इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सही उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके पास आपके पास निकल के आएगा 6850, यानी कि 6850 रुपये। तो 6850 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी मासिक आय हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 100। निधि ने गणित में 62 अंक, अंग्रेजी में 72 और विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसके कुल अंक कितने होंगे, 68% होंगे। तो देखो अगर 68% होंगे इसका मतलब क्या है, 68 एवरेज है भाई। 68% होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके जो 100 में से 68 नंबर एवरेज होंगे। तो पहले अंक में उसने कितने, गणित में तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 62, हम डेविएशन से कर देंगे इसको। और मैं अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 74, और जो सोशल साइंस का उसका सब्जेक्ट था उसमें मान लेते हैं उसने एक्स अंक प्राप्त किए। बात आ गई समझ में। आप डेविएशन लगा दीजिए, किससे कितना डेविएट हो रहा है, -6 डेविएट हो रहा है, ये +2 डेविएट हो रहा है, और ये कितना डेविएट हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपके पास प्लस के कितना, बोलो, +6 डेविएट हो रहा है। और आप देखो अब आप देखो डेविएशन कितना है, डेविएशन टोटल कितना है, बोलो डेविएशन कितना है, 6 से 6 कट जाएगा, +2 का डेविएशन है। तो आप मुझे बताइए +2 तो मुझे लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा +2 जो डेविएशन है उसको कम करने के लिए मेरे पास अगला जो मेरे पास सब्जेक्ट होगा उसमें 62 अंक, तो 62 अंक ये प्लस के है तो माइनस करना पड़ेगा। इसका अंतर निकाल दीजिए आप, इसका अंतर निकाल देंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 66। यानी कि अगला जो उसका सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस उसमें उसको 66 अंक लाने पड़ेंगे। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ। आप पॉज करके ये जो तरीका मैंने बताया डेविएशन का, ये आप एक बार देख लेंगे।
लेकिन मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से समझेंगे। उसने 4 सब्जेक्ट हैं उसके पास, अगर उसको 68% क्या चाहिए, 68% उसको परसेंटेज चाहिए, यानी उसका कितना है, 100 में से 68 नंबर चाहिए सब में, तभी तो 68% आएगी, यानी एवरेज यहाँ होना चाहिए 68 होना चाहिए। तो पहला अंक कितना है 62, फिर कितना है 70, और तीसरे में कितना है आपके पास 74, चौथे में हमें बताना है कि x है मान लीजिए, और ये 4 सब्जेक्ट का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 68%। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 की 68 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 और 3 हो जाएगा कितना, 24 और 3 हो जाएगा 27, यानी कि 272, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस के एक्स, और ये आप सब ऐड कर दीजिए कितना आएगा 6 आएगा, और 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 20। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो x का जो मान आ जाएगा आपके पास 272 माइनस के 206, तो आंसर जो आ जाएगा x का वो आ जाएगा आपके पास 66, यानी सोशल साइंस में उसको 66 अंक लेके आने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना 10। 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितने प्रतिशत है ये बताना है। 3 सेंटीमीटर की बात हो रही, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये चीज़ परसेंटेज बताई थी, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हमें कंपेयर करनी है, हमें सेम ही यूनिट में कंपेयर करनी है, तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 12 मीटर है, तो आपको इसको 12 मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है ये बताना। मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 100 से, 100 से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 12 से 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं 0.25% आ जाएगा, 0.25% है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। यदि 4 कुर्सियों की लागत मूल्य 3 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ बताना कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यदि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य क्या होता है सीपी, तो 4 कुर्सियों का सीपी बराबर किसके है, 3 कुर्सियों के एसपी के बराबर है, 3 कुर्सियों के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। आप मुझे बताओ कितने यूनिट का फायदा, 1 यूनिट का फायदा, किस पे फायदा है 3 यूनिट पे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा भैया 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी हमारे पास ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से एक बार समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों ए ने क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास था, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। ए ने क्या काम किया, ए ने 38 किलो चावल 54.5 प्रति किलोग्राम, 45 किलो चावल 62 रुपये प्रति किलोग्राम, 55 किलो चावल 648 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेच दिया, उसको लाभ बताना कितना होगा, लाभ और हानि बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो चावल, सारे चावलों की मैं बात करता हूँ, चावल सारे जो उसने सारे चावल खरीदे होंगे वो उसका लागत मूल्य होगा, यानी कि सीपी होगा। तो अगर मैं बोलना चाहूँ इसको, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि टोटल सीपी जो हो जाएगा हमारे पास, टोटल जो सीपी हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसने 38 किलो चावल खरीदे कितने रुपए के हिसाब से, 54.50 के हिसाब से, प्लस उसने 45 किलो चावल खरीदे कितने के हिसाब से, 62 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, प्लस उसने 55 किलो चावल खरीदे 48 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7501, यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों जो टोटल सीपी हो जाएगा उसके पास 7501 हो जाएगा। अब उसने क्या काम किया, उसने बेचे सारे चावल, और सारे चावल कितने हैं, आप देखो सारे चावल है कितने, सारे चावल जो टोटल चावल है वो है कितने, आप बोलोगे भैया देखो यहाँ पे उसने 38 किलो, प्लस यहाँ पे उसने 45 किलो, प्लस यहाँ पे उसने 62 किलो 45
45 किलो, यहाँ पे उसने कितने 55 किलो। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 55 किलो। अब ये सारे के सारे चावल उसने कितने रुपए के हिसाब से बेच दिए, 65 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिए। तो ये क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा उसका SP। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो। आप इन सबको ऐड करो, 5500 138 हो जाएगा। 138 की मल्टीप्लाई अगर मैं 65 से करूँगा तो कितना आएगा, 138 की मल्टीप्लाई अगर मैं 65 से करूँगा तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8970। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए SP में से CP को। तो माइनस करेंगे तो 8970 में से अगर मैं माइनस करूँगा 7501 तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 1469। अब ये जो 1469 है ये मेरे पास प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट की गणना हमें किस पे करनी है, इस प्रॉफिट की गणना हमें करनी है CP पे। और CP कितना है, आप बोलोगे CP है भैया हमारे पास 7501। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 1469। 1469 को डिवाइड कर दीजिए आप 7501 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो जब ये आपका परसेंटेज निकल के आएगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19.6%। 19.6% का आपको क्या होगा, 19.6% का आपके पास प्रॉफिट होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 40 नंबर की। 10% के लाभ पर एक घड़ी बेची गई, अगर इसे 77 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 21, लाभ जो होगा वो 12% हो जाता। तो घड़ी की लागत मूल्य बतानी क्या होगी। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, मैं एक बार आपको बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करता हूँ 100 रुपये मेरे वस्तु की, कोई मेरे पास कोई वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपये है, उस पर मुझे 10% का लाभ हो रहा है। बात आ गई समझ में। ठीक है, अगर मैं उस वस्तु को, अगर मैं उस पर 10% का लाभ हो रहा है तो उसका SP क्या हो जाएगा, उसका SP हो जाएगा 110 रुपये। अगर मैं उस वस्तु को 2 रुपये अधिक में बेच देता हूँ, 2 रुपये अधिक में, तो मेरे पास जो लाभ होता है वो 12% का हो जाता है, 12% का लाभ हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कितने प्रतिशत का, 12% का लाभ हो जाता है। तो 12% का लाभ होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा आपके पास 112। अगर 12% का लाभ होगा तो SP 112 हो जाएगा। अब इसके जो SP का अंतर है, इसके SP का अंतर कितना हो जाएगा, इसके SP का अंतर वही है जो इसके परसेंटेज का अंतर हो जाएगा। यानी कि SP का अंतर जो है, कितने रुपए अधिक उसने किए, वो उसके परसेंटेज के अंतर के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तब हमने ये चीज़ समझी भी थी। तो आप यहाँ से एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या, देखो पहले कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, पहले लाभ हो रहा है भैया 10% का। अब कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, अब लाभ हो रहा है भैया 12% का। और ये लाभ प्रतिशत बढ़ रहा है, तो आप मुझे बताइए कोई CP तो सेम होगा ना। अब सेम ही वस्तु पे अगर लगातार सॉरी सॉरी दोस्तों, हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ, पहले मेरे पास 10% का लाभ हो रहा था, अब मेरे पास 12% का लाभ हो रहा है। तो मेरे पास लाभ प्रतिशत बढ़ कितना रहा है, आप बोलोगे भैया CP का आपके पास 2% बढ़ रहा है। तो ये CP का 2% ही तो मेरा बराबर है किसके, 77 के। ये तो बात आपको समझ में आई होगी। यही तो मेरा बराबर है किसके, 77 के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका लागत मूल्य, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी। तो 100% की वैल्यू निकालनी, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35 का 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो लागत मूल्य है वो 3850 रुपये हो जाएगा, यानी B ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। A B को 10% हानि पर कार बेचता है, यदि B इसे 5,40,000 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो A के लिए कार का लागत मूल्य बताइए क्या होगा। देखो ध्यान से समझेंगे, इसने बोला है A B को बेच रहा है कार,
10% की हानि पर। यानी बी ने जो कार खरीदी होगी वो 10% की हानि पर खरीदी होगी। अब बी ने इसे कितने रुपए में बेच दिया? 20% के लाभ पर बेच दिया। देखो, ए ने बी को बेची, मैं मान लेता हूँ बी ने सी को बेची होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ए ने बी को बेची 10% की हानि पर, यानी कि अगर ये 10 रुपये की थी तो बी को इस 9 रुपये की मिल गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब बी ने इसको 20% के लाभ पे बेचा, यानी कि अगर ये 5 रुपये की थी बी के हिसाब से, तो ये सी को उसने 6 रुपये में दे दी। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इस रेशियो को सोल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा 9, ये आपके पास 5 इधर आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बोलो, बात एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको बराबर कर दिए। देखो, सी ने कितने रुपए दिए? क्योंकि सी को बेची उसने, तो सी ने कितने रुपए में, बी ने कितने रुपए में बेची सी को? आप बोलोगे 54 रुपये में बेची, 54 यूनिट में। अब इस 54 यूनिट का मान ही तो हमें दिया हुआ है कितना? 54 यूनिट का मान ही तो हमें दिया हुआ है कितना? 5,40,000। यानी मैं कह सकता हूं एक यूनिट का जो मान मेरे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर एक यूनिट का मान 10,000 रुपये हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए ए ने कितने रुपए की उसको खरीदी होगी? तो ए का जो उसका सीपी हो जाएगा, ए का सीपी कितना है? ए का सीपी है ये 50। तो यानी कि 50 यूनिट का जो मान हो जाएगा, 50 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया इसका हो जाएगा 5 लाख। यानी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे पास डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। देखो ध्यान से समझेंगे। 12% और 8% की दो क्रमागत छूट के बराबर एक एकल छूट बतानी कितनी होगी? 12 अट्ठे कितने होते हैं? 96 होते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। 12 की माइनस के 12 की छूट हो जाएगी, माइनस के 8 की छूट हो जाएगी, 12 अट्ठे 96, यानी कि प्लस के 0.96 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये माइनस के 20 हो जाएगा। और इसमें अगर मैं 0.96 ऐड करूंगा, यानी कि इसमें से घटाऊंगा, तो 19.04 बचेगा आपके पास। सॉरी, 19.04% बचेगा, यानी कि लगभग 19%। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। 264 की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है। ऐसे 4 कवरों मोबाइल कवर का विक्रय मूल्य बताना कितना होगा? देखो, 264 रुपये का क्या है? लागत मूल्य वाला कवर है जो 12% के छूट पर उपलब्ध है। तो 12% के छूट का मतलब कितना हो जाएगा कि 88% पे बिकेगा। बोलो, 88% पे बिकेगा। अब ये जो हमारे पास कितने कवर है? ये हमारे पास 4 कवर है। 4 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो आप, 88 की मल्टीप्लाई करो। 88 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? 64 में, 264 में आपको 88 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 और 3 51 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 16 और 5 21 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपके पास 2 3 2 3 और 2। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बस 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से डिवाइड कर दिए, या आप इसके 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसकी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट पे 8 आ रहा है, 8। अगर यूनिट पे 8 आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर संख्या को हमें 25 से डिवाइड करना है तो संख्या को आप 25 से डिवाइड ना करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 2 अंक के बाद 0 लगा दो, बस यही आंसर हो जाएगा आपके पास। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज की बात हो रही है। अगर साधारण ब्याज की बात हो रही है तो प्रति वर्ष किस दर पर धन 12.5 वर्षों में कितना 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना धन होने के लिए हमारे पास पी ही, हमारे पास अगर प्रिंसिपल अमाउंट जितनी है उतना ही हमारे पास एसआई मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई हमारे पास दर निकालनी, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी, और हमारे पास जो टाइम है वो कितना है? 12.5 वर्ष है, बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, आप इसको पी से पी काट देंगे, 12 से कट जाएगा 8 बार, यानी कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 साल।
सॉरी 8%। 8% में 12.5 साल में कोई भी धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। ठीक है, संदीप ने एक निश्चित धनराशि 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल के लिए किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% के लिए वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज के लिए 2 साल के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1664 रुपये है तो निवेश की गई राशि बतानी कितनी है। ठीक है, एक हमारे पास कितना भाग है 1/8, एक हमारे पास कितना भाग है 3/5। मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो, इनका जो हमारे पास हर दिया हुआ है, हर यानी कि इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 40, तो 40 हम मान लेंगे संख्या को। अब 40 का 1/8 भाग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5, तो मैं मान लेता हूँ 5x। 5x राशि है, इसको 5% साधारण ब्याज पर हम 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इसका SI आ जाएगा प्लस दूसरी संख्या कितने हो जाएगी 3/8। 3/5 का मतलब हो जाएगा 8 या 24, यानी कि 24x हो जाएगा। और इस 24x की राशि को हम कितने प्रतिशत पर, 6% पर 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 2 साल के लिए। उसके बाद बाकी जो बची हुई है, देखो 24 और 5 कितने 29, तो 11 बची। तो 11 जो राशि है 11x, उसको हम 10% के ब्याज दर पे 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 50x प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12 और 12 12 144, 144 दूनी होता है 288, तो 288x हो जाएगा प्लस। ठीक है, 11 और 11 की 20 से मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा 200, 200 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 और 2 2200 हो जाएगा 220, 220x। और ये बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 1674 के बराबर दिया हुआ है। आप इन सबको ऐड करो, आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 7 8 15 का 5 हो जाएगा और 2 4 और 1 5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा आपके पास कितना 7400। ये पूरा इससे 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो धनराशि है, वो कितनी हो जाएगी, तो निवेश की गई जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे वो जो राशि हो जाएगी भैया कितनी हो जाएगी। हमने एक गड़बड़ी इसमें कर दी, हमने 100 जो एलसीएम लिया था ना, 100 जो हमारे पास नीचे, क्योंकि हम 100 से भी तो डिवाइड करेंगे, हमने एक गड़बड़ कर दी ना, 100 से भी तो डिवाइड करेंगे, तो 100 सबका हमने एलसीएम लेके हमने उधर मल्टीप्लाई करनी थी, हमें इधर मल्टीप्लाई करनी थी 100 से, तो इधर मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा, तो 30 की जगह हमारे पास 300 आएगा। कितना आएगा, 30 की जगह हमारे पास 300 आएगा। 300 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो हमारे पास हमने राशि क्या मानी थी 40x, तो 40x का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 12000 आ जाएगा, 12000। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। ठीक है, हमारे पास SI का फॉर्मूला होता है ना, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो हमने वो 100 लिखा था, ये गलती कर दी थी हमने। या अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैंने इसमें बीच में परसेंटेज लिखा था ना, हाँ ये परसेंटेज के साइन को हटा दो, आप यहाँ से परसेंटेज के साइन को हटा दीजिए, तब हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी हमारी ही कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी।